Dear students, welcome to learning management system of साथ कामयाबी हमारे साथ। Dear students, आज हम ई कैट का टेस्ट नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10+11 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, रेट ऑफ रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, क्योंकि ये प्रोडक्ट में चेंज होते जाते हैं। तो कंसंट्रेशन कम होने से रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता जाएगा। तो इट डिक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, यानी इसका आंसर सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एडिशन ऑफ अ कैटालिस्ट टू रिएक्शन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, एंट्रोपी को भी कम करता है, रिएक्शन का पाथ और मैकेनिज्म बदल देता है। तो इसका मतलब ए आंसर बनेगा, डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी। याद रखिएगा, कैटालिस्ट एंथैल्पी को, केसी को और इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। तो इसका आंसर बन गया ए। क्वेश्चन नंबर 3, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। जब भी कांस्टेंट की बात आती है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, बीटा। अब बाद लोगों का ख्याल होता है कि ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है। जब आपने स्पेसिफिक का वर्ड लिख दिया तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन तो ऑलरेडी 1 मोलर हो चुकी है। तो ये आंसर बनेगा बीटा टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 4, on increasing the temperature rate of reaction increases mainly because। डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो कोलिजन्स बढ़ती हैं, और कोलिजन्स के बढ़ने से रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाता है। तो इसका आंसर बनेगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, रेडियो एक्टिव डीके यूजुअली फॉलोज। याद रखिएगा, रेडियो एक्टिव डीके में एक ही न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व। क्योंकि सिंगल न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है तो इसका मतलब है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव डीके में एक ही न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन होता तो 0 ऑर्डर होता, और अगर हाइड्रोलिसिस होता तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर होता। क्वेश्चन नंबर 6, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और टाइम का सेकंड। तो इसका आंसर ए बन जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, when graph is plotted between inverse of temperature on x-axis and log k on y-axis, straight line is obtained with negative slope which has 2 ends in। डियर स्टूडेंट्स, ये है ग्राफ। अब इसमें ये लाइन इस तरह से है, अगर ग्राफ को हम एक्सटेंड कर लें दोनों तरफ को, ये इसका पॉजिटिव पार्ट है और दूसरी तरफ को नेगेटिव आ जाएगा। इस तरह ये भी पॉजिटिव और नीचे को नेगेटिव। तो ये लाइन इस क्वाड्रेंट में जा रही है और इसी तरह नीचे वाले क्वाड्रेंट में आ रही है। ये वाला पहला क्वाड्रेंट है, यहाँ दूसरा आएगा, फिर तीसरा और चौथा। यानी ये ग्राफ यूं है तो ये सेकंड और फोर्थ में आएगा। तो इसका आंसर डेल्टा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर N2O5। डियर स्टूडेंट, N2O5 जब डिकम्पोज करता है तो पहले स्टेप में NO2 और NO3 बनता है। NO2 NO3 मिलकर NO2O2 और NO बनाते हैं, और NO फिर एक और N2O से मिलकर 3NO2 बनाता है। अब पहले वाला स्टेप स्लो है, बाकी दोनों फास्ट हैं। तो इसका मतलब है पहले स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगा।
डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये NO2 और N2O4 एक ही चीज है। NO2 का डाइमर है, अगर NO2 को आप डबल कर देंगे तो N2O4 बन जाएगा। तो NO2 और N2O4 एक ही टेंशन के दो नाम हैं, तो ये आंसर बन जाएगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 9, which reaction obeys the relation T1/T is equal to 1.5 Ka square, यानी हाफ लाइफ बराबर है 1.5/K, K रेट कांस्टेंट है और A कंसंट्रेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स देखें जरा, ये हमारे पास डिफरेंट रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है A/2K, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693/K, सेकंड के लिए 1/K और थर्ड के लिए 1.5/Ka स्क्वायर। तो इसका मतलब है ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड बाय वॉल्यूम चेंज। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उनके लिए है जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। डाइलेट का मतलब फैल जाना यानी वॉल्यूम चेंज हो जाना, तो ये वॉल्यूम चेंज होने के लिए है बीटा। इसी तरह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड उनके लिए है जिनमें आइंस होते हैं, और रिफ्रैक्टोमीट्रिक जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी की सिंपली डेफिनेशन है अल्फा। क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू प्रोटेक्ट द बॉटम ऑफ द शेप मेड ऑफ आयरन। सबसे आसान तरीका होता है कि आयरन के ऊपर आप मोर रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर दें। जो मोर रिएक्टिव मेटल होगी वो खुद डिके होती रहेगी लेकिन आयरन बच जाएगा। क्यों? क्योंकि मोर रिएक्टिव मेटल एनोड बनेगी और आयरन कैथोड बनेगा। ये सैक्रिफिशियल कुरियन या गैल्वानाइजेशन होगी, तो इसका आंसर सी बन जाएगा, कनेक्टिंग विद जिंक ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 13, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट। सारे ठीक हैं स्वाय ऑल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ रिएक्शंस। ठीक है। ओनली मेटल्स कैन बी यूज्ड एज इलेक्ट्रोड, ये गलत है। कार्बन भी इलेक्ट्रोड के तौर पर यूज हो सकता है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होता है जो कि नॉन मेटल है, तो जरूरी नहीं है कि हम मेटल्स को ही इलेक्ट्रोड यूज करें। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन दोनों तरह के हो सकते हैं, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है, तो इसकी बी स्टेटमेंट गलत है। 14, ब्रोमीन शोज इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ब्रोमीन का ताल्लुक ग्रुप 7 से है, तो ज्यादा से ज्यादा 7 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। अब याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होते हैं किसी के साथ, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा होती है। यानी अगर किसी के साथ फ्लोरीन ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, नाइट्रोजन ज्यादा है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी। अगर देखें पहले वाले में 3 ऑक्सीजन है ब्रोमीन के साथ, एक ब्रोमीन के साथ, 2 के साथ 6 है, तो एक के साथ 3 है। यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं, यहाँ एक के साथ 3 है, यहाँ एक के साथ 4 है, तो सी आंसर होगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होगी, 7 होगी, क्योंकि इसका ताल्लुक 7 ग्रुप से है। क्वेश्चन नंबर 15, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव। जब डाइल्यूट यूज करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेंगे, इसका आंसर बी बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए देखें, एनोड पर क्या होता है, इफ सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड हैलाइड आयंस आर डिस्चार्ज्ड एट एनोड। अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा तो हैलाइड आयन जाएंगे, लेकिन अगर डाइल्यूट होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन जाएंगे और ऑक्सीजन बनेगी। तो अगर आप लास्ट क्वेश्चन में चेक करें, सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो फिर हाइड्रोक्साइड आयन जाके ऑक्सीजन बनेगी, और दूसरी साइड पे तो है ही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं बनना है। इसी तरह आप अगर कैथोड पे देखें, हाइड्रोजन आयंस आर मेटल आयंस आर कलेक्टेड एट कैथोड, या हाइड्रोजन या मेटल। अब मेटल कौन सी जाती है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड फेरिक आयंस आर डिस्चार्ज्ड एट कैथोड इन प्रेफरेंस टू हाइड्रोजन आयंस। यानी अगर ये 5 मेटल्स आ जाएं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी और फेरिक, तो फिर ये कैथोड पे जाते हैं, फिर हाइड्रोजन नहीं जाता। इनके अलावा कोई भी मेटल आएगी तो हाइड्रोजन जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस के लिए शॉर्ट साइड ट्रिक है। नेक्स्ट है 16, बाय रिमूविंग द सॉल्ट ब्रिज बिटवीन 2 हाफ सेल्स द वोल्टेज ड्रॉप्स टू 0। डियर स्टूडेंट्स, जब आप सॉल्ट ब्रिज निकाल देंगे तो चार्ज अकामुलेशन हो जाएगी, और चार्ज अकामुलेशन होने से इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे और ड्रॉप्स टू 0, वोल्टेज भी 0 हो जाएगी। तो इसका आंसर ए बन गया। 17,
When zinc is placed in copper sulfate solution, copper gets precipitated because standard oxidation potential of zinc is, तो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर से ज्यादा होता है। देखिएगा जरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यहाँ देखिए जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, देखिए इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है, -0.76। कॉपर नीचे है तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूं तो साइन चेंज हो जाएगा, जिंक +76 हो जाएगा और ये माइनस में आ जाएंगे, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का ज्यादा हो जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का कम है लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का ज्यादा आ जाएगा, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अगर रिडक्शन होता तो कॉपर का ज्यादा होता, तो सी आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18, कंपाउंड दैट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी सकती हो और कम भी हो सकती हो, वो दोनों तरह से एक्ट कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग भी। एल्यूमिनियम देखें +3 है, कम तो हो सकती है, बढ़ नहीं सकती। क्रोमियम +6 है, ज्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती है। MnO4 KMnO4 में +7, ज्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती है। SO2 +4 है, ज्यादा हो सकती है क्योंकि सल्फर की 6 तक होती है, और कम भी होती है क्योंकि H2S में -2 तक होती है। तो ये कम भी हो सकती है सल्फर की, ज्यादा भी, इसका मतलब है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी। ए। क्वेश्चन नंबर 19, पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग मेटल्स इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो MnO2 में +4, FeCl3 +3, MnO4 +7 है, मैग्नीज की 7 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, और CrO2 Cl2 क्रोमियम 6 है, तो ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इससे ज्यादा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकती है। इसी तरह इसका आंसर सी बन गया। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मेटल इज नॉट डिपॉजिटेड एट कैथोड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताया कि कौन सी मेटल हैं जो कैथोड पर जा सकती हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी और आयरन 3+। पहले वाले में कॉपर है तो मेटल जा सकती है, दूसरे वाले में कैल्शियम है लेकिन मोल्टन है, मोल्टन है तो इसमें तो कैल्शियम के अलावा कोई आयन ही नहीं होगा जो कैथोड पर जाए, तो कैल्शियम मेटल। डेल्टा में देखिए सिल्वर भी जा सकता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी जा सकते हैं, तो सी आंसर बच जाएगा, सोडियम नहीं जा सकता, इसकी जगह हाइड्रोजन जाता है। नेक्स्ट, मेटेलिक कंडक्शन, मेटल्स में करंट किस वजह से फ्लो करता है, इन्वॉल्व्स द रिलेटिवली फ्री मूवमेंट ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका आंसर डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, which is incorrect about order of reaction. Order of reaction can be 0 1 2 3, yes, हो सकता है 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी। Order of reaction can be related with rate of reaction but not with balance equation, ये बिल्कुल ठीक है। बैलेंस इक्वेशन से निकला हुआ ऑर्डर हमेशा ठीक नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा होगा तो ये स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टेल्स अस अबाउट द मैकेनिज्म, यस, मैकेनिज्म के बारे में बताएगा। रिएक्शन, अगर रिएक्शन का ऑर्डर बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक नहीं है तो इसका मतलब रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी, नो, ये गलत है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। अगर रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है तो फिर ये उस पर डिपेंड करेगा जो स्लो स्टेप है। क्वेश्चन नंबर 23, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखिएगा जरा। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ का और ए का, ए फॉर कंसंट्रेशन, डायरेक्ट रिलेशन है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर इसमें तो कंसंट्रेशन है ही नहीं, दिस इज इंडिपेंडेंट। फॉर सेकंड ऑर्डर ये नीचे है ए, इसका मतलब इनवर्स रिलेशन है, और थर्ड ऑर्डर के लिए स्केयर का इनवर्स रिलेशन है। तो जीरो ऑर्डर के लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो देखिएगा हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी इसका आंसर सी बन जाएगा। 24, द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम द ग्राफ, ये आप देख सकते हैं ग्राफ में, मैंने ऊपर एक क्वेश्चन में दिखाया भी है, माइनस स्लोप इंटू 2.303 आर आ जाएगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन रिएक्शन occurs in many steps which is rate determining step, तो slowest step is called rate determining step, सी आंसर बन गया। 26, copper metal can be purified in electrolytic cell by making impure copper as,
डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो इम्प्योर होता है उसको प्योर करने के लिए एक दफा डिसॉल्व करना पड़ता है और फिर दोबारा डिपॉजिट करवाना पड़ता है ताकि प्योर हो जाए। और सब्सटेंसेस डिसॉल्व कहाँ पे होते हैं? एनोड पे। एनोड पर सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं और कैथोड पर डिपॉजिट होते हैं। तो आपने इम्प्योर कॉपर को प्योर करना है तो इम्प्योर वाला डिसॉल्व करना है, डिसॉल्व करना है तो एनोड रखना पड़ेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 27, which will not undergo hydrolysis। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे साल्ट्स जिनमें एसिड भी स्ट्रांग हो और बेस भी स्ट्रांग हो वो हाइड्रोलिसिस शो नहीं करते। देखें AlCl3, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से बना है। एसिड तो स्ट्रांग है, बेस वीक है। बेस स्ट्रांग कौन से होते हैं? पहले ग्रुप के। कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रांग एसिड है, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग बेस है लेकिन कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, हो जाएगा। सोडियम सल्फेट NaOH और H2SO4 दोनों ही स्ट्रांग हैं। अगर दोनों ही स्ट्रांग हैं तो इन दोनों के कॉन्जुगेट वीक होंगे। अगर कॉन्जुगेट वीक होंगे तो कॉन्जुगेट स्टेबल होंगे। अगर कॉन्जुगेट स्टेबल होंगे तो वो रिएक्शन नहीं करेंगे वाटर के साथ और हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। सी। 28, which is incorrect about electrochemical series। डियर स्टूडेंट्स, ये बेस करती है हाइड्रोजन स्केल पे, ये बिल्कुल ठीक है। इट शोज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट्स, ये रिडक्शन पोटेंशियल शो करती है एलिमेंट्स का, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस डाउन द सीरीज, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी नीचे से ऊपर को ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो ये गलत है, डी आंसर। तो इसका आंसर है डियर स्टूडेंट्स सी की बजाय डी बनेगा। ये आंसर सी नहीं है, आंसर डी है। ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये गलत है। कैसे? देखिएगा डियर स्टूडेंट, लेसर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जितना कम होगा, और कम किसका है? सबसे कम लिथियम का है, कितना? -3.045। तो इसका मतलब है जितना एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, ग्रेटर द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेटर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, उतना रिएक्शन वाटर के साथ फास्ट होगा, उतना ही हाइड्रोजन गैस एसिड से इजी निकलेगी एंड स्ट्रॉन्गर द रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब है जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा। मींस लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब नीचे को जाते हुए रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग पावर कम और ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी। और इसका मतलब है सीरीज में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, greater the tendency to gain electron, greater the reactivity of non metals and stronger the oxidizing agent। तो सीरीज में नीचे को जाते हुए मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ती है, सॉरी, मेटल की रिएक्टिविटी कम होती है और नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। नीचे को जाते हुए रिड्यूसिंग पावर कम होती है और ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 29, स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी हमने देख लिया सीरीज में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो आंसर बीटा बन जाएगा। और लास्ट वन, ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज इज मैक्सिमम इन विच कंपाउंड? पायरोलोसाइट, इसका फार्मूला होता है MnO2, 4 होती है। पोटेशियम पर मैग्नेट, डियर स्टूडेंट पर का लफ्ज ही ज्यादा के लिए है, हाइपर, तो ये पर, इसका मतलब है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होगी, +7 होती है। पायरोलोसाइट में +4, इसमें +7, पोटेशियम मैंगनेट में +6 और मैंगनीज डाइऑक्साइड में +4 होती है, तो इसका आंसर बी बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच।